तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज ज्योग्राफी का अगला टॉपिक देखेंगे, वो है मृदा, यानी मिट्टी कैसे बनती है या मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल वगैरह होती है, कितने एरिया में कौन सी पाई जाती है, ये देखेंगे। और एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के बाद यानी इसको पढ़ने के बाद आप उत्तराखंड में मिट्टी को भी कंपैरिजन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कीजिए। जल्दी से पहले भारत का मैप ड्रॉ करना। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया, यानी खिचड़ी बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मैप ड्रॉ करना, मतलब बाउंड्री खींच लेना, यानी आपके पास अगर आउटलाइन मैप है तो और भी अच्छी बात है। आपको कैसे इस चीज़ को ड्रॉ करना है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी से एक बार आप लोग मैप ड्रॉ कीजिए अपने, जो भी आप जिस पे भी बनाते हैं, यानी आपके पास आउटलाइन मैप है तो आप उस पर ड्रॉ कर लीजिए। जल्दी से एक बार मैप ड्रॉ कीजिए। ठीक, देखिए मैंने जो ये पोर्शन दिखा रखा है, इन लाइन का बहुत महत्व है। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है, यानी इसका जो हिमालयी जो इलाका है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक, यानी जम्मू कश्मीर का जो हिमालयी क्षेत्र और जो हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पाई जाती कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। तो आप इसको इस प्रकार से ऐसी लाइनों से दिखाओगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस प्रकार से दिखाओगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है पर्वतीय मिट्टी। तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा समझ जाओगे। अगर भारत में मिट्टी को मिलाने के लिए आएगा, आपसे कहेगा इधर मृदा के नाम लिख देगा, यहाँ स्थान लिख देगा और मैच करने को कहेगा, जलोढ़ लिख देगा, काली मिट्टी, और यहाँ स्थान के नाम, जगह के नाम लिख देगा, तो आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस वाले पोर्शन में इस प्रकार की तिरछी लाइनें दिखाई और उसमें लिख दिया पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के ब्रैकेट में लिख दो ये जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के इलाके में। ठीक है, जैसे ही आपने इसको दिखाया, आप तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे? दूसरा इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, इतने में पोर्शन पे ये जो है आपका ये जाल टाइप का बिछा रखा है मैंने, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। यानी आप पूरे कंप्लीट में नहीं दिखाओगे, आप इस वाले पोर्शन पे दिखाओगे। यानी ये जो दक्षिणी पश्चिम पंजाब है, यानी जैसे पंजाब यहाँ पे है, पंजाब का साउथ पोर्शन कौन सा होगा? जैसे ये पंजाब है, पंजाब का साउथ पोर्शन ये होगा, साउथ ये वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो पंजाब का जो साउथ वेस्ट का इलाका है, साथ साथ ही जो साउथ हरियाणा है, यानी हरियाणा भी यहाँ पे कहीं है, उसका जो दक्षिणी भाग है हरियाणा का, उस पे कुछ भाग टच करेगा। साथ ही साथ वेस्टर्न राजस्थान है, ये पूरा का पूरा राजस्थान का वेस्टर्न इलाका है। ठीक है, और कच्छ का रण हल्का सा इधर भी है, कच्छ का रण। आप इसको इस प्रकार से जाली के माध्यम से दिखाइए, इस प्रकार की जालियां बना दीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने क्या दिखा रखी है, मरुस्थलीय मिट्टी। तो अगर आपसे सिंपल सा ये पूछता है कि भारत में किन इलाकों में मरुस्थलीय मिट्टी होती है, तो आप तुरंत क्या बता सकते हैं उसको? वेस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ हरियाणा और कुछ भाग कच्छ के रण में। यानी कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस भाग को देखना आप लोग अपने मैप में, कच्छ का रण लिखा दिखेगा तो वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र, साथ ही साथ हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, और उसका कुछ भाग आपका यहाँ भी पाया जाएगा जिसको बोलते हैं सिक्किम का इलाका। देखिए ये जो पोर्शन है ये सिक्किम का पोर्शन है, और साथ साथ ही असम का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन पे भी क्या पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पहली चीज आप लोग ये याद रखना। ठीक है, और दूसरा आता है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को आपने इस प्रकार से दिखाना, एक जाल बना के, और इसको कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ का रण, यानी वेस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ हरियाणा और कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में। ठीक है, तीसरा आता है आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दिखानी है? काली मिट्टी। यानी आपको किस प्रकार से दिखाना है, आप लोग ध्यान देना। देखो काली मिट्टी दिखाने से पहले एक काम करो, आप लोग जलोढ़ मिट्टी को दिखा दो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी आपने क्या क्या दिखा दिया होगा? देखिए आपने सबसे पहले तिरछी लाइनों से पर्वतीय मिट्टी दिखाई, आपने इस वाले पोर्शन पे मरुस्थलीय मिट्टी। अब आप डॉटेड लाइन दिखाओगे, इस प्रकार से डॉट कर दो, ये ऐसे डॉट डॉट बनाइए, और किस पोर्शन पे आपको जलोढ़ मिट्टी दिखानी पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, यानी जो पूरा पूरा यूपी बिहार हरियाणा, ये यूपी बिहार हरियाणा का मैक्सिमम इलाका, कुछ इलाका राजस्थान का, साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो इस वाले को पूरा का पूरा पोर्शन है। और यहाँ जो नदियाँ जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियाँ जो है इनका जो डेल्टाई भाग है, यानी जब ये अपने समुद्र में गिरने वाली
होती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली हैं, उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, जब नदियां समुद्र के पहुंचने वाली होती है तो वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो एक टापू टाइप की बन जाते हैं, ठीक है, वो डेल्टाई इलाका टाइप का कहलाता है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यहाँ जहाँ नदी गिरती है, यानी इन डेल्टाई इलाकों में, इन तटीय भागों में यहाँ तक पूरा का पूरा क्या पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। यानी सोचिए इस भाग में पूरा इस डॉटेड लाइन के साथ अंदर भी दिखाना है, साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल, नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरा इसका जो पोर्शन है, ये ईस्टर्न तट, ये जो तटीय इलाका है जहाँ पे नदियाँ क्या होती है समुद्र में मिलने वाली होती हैं, उस वाले पूरे के पूरे भाग में आपको जलोढ़ मिट्टी दिखेगी। यहाँ आपको पूरे इस फील्ड में जलोढ़ मिट्टी दिखेगी, साथ ही साथ आपको गुजरात के कुछ भाग में जलोढ़ मिट्टी दिखेगी। तो जलोढ़ मिट्टी को आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, देखो पूरा उत्तरी मैदान यानी गंगा वगैरह का जो मैदान है उसके अंदर कौन कौन से दिखाना है, पंजाब के साथ हरियाणा के साथ राजस्थान का जो ईस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न में तो मरुस्थली बताया ना मैंने, राजस्थान का जो ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये राजस्थान का जो है, साथ ही साथ गुजरात का कुछ हिस्सा ये आपको दिखेगी जलोढ़ मिट्टी। आपको यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न जो डेल्टाई भाग है, ये नदी घाटी जो होती है ना, जब नदी पहुंचने वाली होती है, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा नहीं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी के जो इलाके हैं ये समुद्र में गिरने वाले होते हैं। इन सभी नदियों के इलाके में, चाहे कावेरी नदी हो, तो डेल्टाई इलाकों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीसरी आपने जलोढ़ मिट्टी को दिखा दिया। जलोढ़ मिट्टी दिखाने के बाद नेक्स्ट आपको दिखाना है काली मिट्टी। आप लोग इस वाले पोर्शन पे पूरा का पूरा काली मिट्टी को दिखाइए, यानी जो दक्कन का पठार है, यानी जो दक्कन पठार है, अर्थात काली मिट्टी आपको दिखानी है। महाराष्ट्र का इलाका जो है ये महाराष्ट्र का आप लोगों ने देख लिया होगा, ये महाराष्ट्र का, ठीक है। साथ ही साथ आपको कहाँ दिखाना है, नॉर्दर्न कर्नाटका का इलाका, यानी जो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र नहीं है, इसमें आधा भाग महाराष्ट्र है, इसके ऊपर को कर्नाटका का इलाका है, यानी महाराष्ट्र के साथ साथ नॉर्दर्न कर्नाटका में दिखाइए। कुछ भाग इसका गुजरात में आपको दिखाना है, ये देखो डॉट डॉट मैंने गोले बना रखे हैं, ये ऐसे दिखाना है आपको काली मृदा को, ठीक है, इन गोलों से दिखाना है काली मिट्टी को। तो आपको काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र के इलाके में, नॉर्दर्न कर्नाटका के इलाके में, कुछ हिस्सा गुजरात के इलाके में और कुछ हिस्सा तमिलनाडु के इलाके में। अब यहाँ दिखाया नहीं मैंने, आप कहीं भी हल्का सा लिख लीजिए काली मिट्टी के ब्रैकेट में। और कुछ हिस्सा आपका राजस्थान में पाई जाती है काली मिट्टी। तो बेसिकली जो काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठारी इलाकों में, जहां पे आपका महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, कुछ भाग गुजरात, कुछ भाग राजस्थान और कुछ भाग तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद आपका आता है लाल मिट्टी, ठीक है। अब देखिए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बेसिकली ये जो पोर्शन है, यानी प्लस से दिखा दीजिए इसको, ऐसे प्लस से, ये आपने काली मिट्टी के नीचे कौन सी दिखानी है, लाल मिट्टी। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी का इलाका है, जिसमें आपका तमिलनाडु का इलाका में मोस्टली आपको लाल मिट्टी से दिखेगा। साथ ही साथ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां भी आपको लाल मिट्टी, पूरी लाल मिट्टी का बेल्ट है, ठीक है, ये वाला बेल्ट पूरी लाल मिट्टी का है। और साथ ही साथ कर्नाटका का कुछ इलाका और महाराष्ट्र का साउथ पोर्शन, ये इधर महाराष्ट्र का हिस्सा भी लगता है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ एरियाज में आपका क्या पाया जाता है, लाल मृदा पाई जाती है, यानी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, कुछ हिस्सा आपका कर्नाटका, साउथ महाराष्ट्र, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश और कुछ भाग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में आपकी कौन सी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को मैंने ऐसे दिखा रखा है, पर्वतीय मिट्टी तो मैंने यूं दिखाई थी, जबकि मैं लेटेराइट मिट्टी को अगर आपने दिखाना तो यूं दिखाना है आपको, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी आप दिखाओगे वेस्टर्न घाट का जो संकरा सा गलियारा है, ये वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको कौन सी दिखानी है, लेटेराइट मिट्टी दिखानी है। यानी कर्नाटका का इलाका भी इसमें टच करेगा, इसमें केरला का हिस्सा भी टच होगा, इसमें आपका कुछ हिस्सा यहाँ वेस्टर्न बंगाल के इलाके में भी आपको लेटेराइट दिखेगी, आपको महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा यहाँ मिलेगा, आपको तमिलनाडु और पूर्वी घाट के इलाकों में भी लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, यानी कर्नाटका, केरला, साथ साथ कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल और इसके अलावा महाराष्ट्र का इलाका, साथ ही तमिलनाडु का पूर्वी जो भाग है ये वाला पोर्शन, यहाँ कुछ हिस्से में लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी का कुछ भाग यहाँ भी आपको दिखाना है। देखो लाल मिट्टी आपने यहाँ दिखाई थी ना कर्नाटका, लाल मिट्टी का हिस्सा आपको यहाँ भी दिखाना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय का जो इलाका, सॉरी मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड के इलाके में भी आपको यहाँ कौन सी दिखानी है, लाल मिट्टी दिखानी है, ठीक है।
तो ये थी आपकी टोटल मिट्टियों की लोकेशन, यानी कहाँ कहाँ भारत में मृदा पाई जाती है। अब एक बार बताओ, इतना जब सब कुछ नोट कर लिया आपने, सब चीज़ दिखा दिया है, इन मिट्टियों की लोकेशन के बारे में आप ट्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ आप एग्जैक्टली दिखाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, चल बता कहाँ पाई जाती है। आपने दिमाग लगाया कि सर ने यार पर्वतीय मिट्टी बताई तो थी, तो मुझे जम्मू कश्मीर का हिमालयी इलाका, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा सिक्किम और असम का नॉर्थन पोर्शन बताया था। सिंपल सा है। आपने आपसे पूछा चल भाई बता मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, आपने दिमाग लगाया कि मैंने मैप में कहाँ ट्रेस करवाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली हर चीज़ की लोकेशन आपको पता हो, ये संभव नहीं है, ठीक है। आपसे कहा मरुस्थलीय, आपने कहा सर ने मुझे वेस्टर्न राजस्थान बताया था, साउथ वेस्ट पंजाब बताया था, साउथ हरियाणा बताया था और कुछ भाग कच्छ के रण पे बताया था, यानी मरुस्थलीय मृदा की मुझे लोकेशन पता है। आपसे कहा चल भाई जलोढ़ मृदा, आपने कहा जलोढ़ तो बहुत इलाके में फैली थी और सर ने खासकर ये कहा था जो जलोढ़ मृदा है वो उत्तरी गंगा के मैदान यानी उत्तरी भारत का जो मैदान है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाके मोस्टली आते हैं। साथ ही साथ जो पूर्वी नदियां हैं, जो पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, जिसमें आपका कौन सा महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है, कावेरी आती है, इनका जो डेल्टाई इलाका है यानी जो समुद्र में मिलने से पहले जो इलाके में जिस भाग में बहती हैं वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ भी क्या होता है अपने आप में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। कितना सिंपल है, खुद सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, आपने कहा लाल मिट्टी भी मैंने दिखाई थी, लाल मृदा, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही हल्का सा। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है आपसे पूछा, आपने कहा सर ने मुझे बताया था कर्नाटका का इलाका में मोस्टली लाल मृदा थी, महाराष्ट्र के इलाके में आपको लाल मृदा देखने को मिली, साथ ही साथ नॉर्दर्न ईस्टर्न के कुछ पोर्शन पर लाल मृदा दिखी, ठीक है। इस प्रकार से एक मोटा आइडिया लगाना है। आपसे पूछा लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपने कहा लेटेराइट मिट्टी भी मुझे वेस्टर्न घाट के इलाके में देखने को मिली थी, यानी वेस्टर्न घाट के इलाके में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। इसी क्रम में एक चीज मुझे अभी याद आ गई, जब मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी भारत में पर्वत वगैरह, वहां एक चीज ध्यान रखना, कालसू भाई मैंने पश्चिमी घाट दिखा रखा, उसको पश्चिमी भारत कर देना, ठीक है। यानी वेस्टर्न भारत, यानी देखो दो भारत है ना, ये पश्चिमी भारत हुआ, ये पूर्वी भारत हुआ, ये उत्तरी भारत हुआ, ये दक्षिणी भारत, यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्दर्न एंड साउथ। तो पश्चिमी भारत की सर्वोच्च चोटी कर देना कालसूबाई, ठीक है, महाराष्ट्र में, जबकि पूर्वी भारत की महेंद्रगिरी उड़ीसा में, ठीक है। भारत कर देना उसको घाट की जगह, ध्यान रखना उसको। तो ये होगी। अब लेटेराइट भी पता चल गया आपको, जलोढ़ भी पता चल गया। अब बताइए कितना आसान है, आपने सिंपली क्या किया, मृदा दिखा दी कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, इसके अलावा करना ही क्या है यार। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं इसके नाम मिटा रहा, ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में ज़्यादा है नहीं, आपको हल्का सा मैं एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आपको जलोढ़ मृदा के बारे में एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि क्या होती है जलोढ़ मृदा, कहाँ पाई जाती है। इनके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। पहला आप लोगों ने देखना है जलोढ़ मृदा के फैक्ट, किसके लिखने हैं, जलोढ़ मृदा के फैक्ट, जलोढ़ मृदा, इसके फैक्ट आप लोगों को लिखने हैं और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, जलोढ़ मृदा के फैक्ट। अब कौन कौन से फैक्ट इसके बारे में पढ़ने, आपको सबसे पहले यही चीज़ें क्या करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। जब इसको ध्यान रखोगे, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मृदा के घटक क्या क्या होते हैं, यानी कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं। मृदा के घटक लिखो, घटक मतलब कंपोनेंट, ठीक है, किस किस से मिलकर मृदा बेसिकली बनती है। तो बेसिकली मृदा जो बनती है खनिज, ह्यूमस, जल, वायु, ये सब चीज़ें होती है उसमें। मृदा में खनिज तत्व होंगे, ठीक है, मृदा में ह्यूमस होगा, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जैसे जो जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह सड़ वगैरह जाते हैं उसके बाद ह्यूमस बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, वायु, जल, ये सब चीज़ें मिलके इनसे के द्वारा ही क्या बनता है, मृदा के घटक होते हैं, कंपोनेंट जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ये याद रखना। दूसरा आप लोगों ने ये याद रखना है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कहीं की मिट्टी किस प्रकार की होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यार यहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो इससे पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना है आपके, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक,
यानी फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे कि तय होता है कि कहीं की मृदा किस प्रकार की होगी, ये याद रखना है। ठीक है, इसको एक तो उच्चावच, उच्चावच का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब वो कैसा है, क्या स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मैदानी है, पर्वतीय है, पहाड़ी है, तो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग वहां की मृदा होगी, पहली चीज याद रखना। दूसरा आपको ये याद रखना है कि वहां पे किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, उस वनस्पति के माध्यम से भी क्या तय होता है कि वहां मृदा किस प्रकार की बनेगी, क्योंकि वहां ह्यूमस वगैरह इसी पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ जलवायु, जलवायु का मतलब हुआ वहां कैसा क्लाइमेट है, गर्म है, ठंडा है, वर्षा कितनी हो रही है, टेम्परेचर कितना रहता है, ये सब चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ समय भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग होती है, मृदा इतनी आसानी से बनती नहीं है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या लिखना है इसमें, जनक सामग्री, यानी किन चट्टानों के माध्यम से उस मृदा का निर्माण हुआ है, यानी जनक सामग्री। ठीक है, यानी ब्रैकेट में चट्टानें लिखो, अलग अलग चट्टानों से बनती है ना, तो ये इनके द्वारा मृदा बनती है और ये सब प्रभावित है। कहीं की जनक चट्टान आग्नेय है, कहीं अवसादी है, तो मिट्टी का रूप ही अलग हो जाएगा, कहीं वनस्पति कुछ पाई जा रही, कहीं कुछ पाई जा रही, कहीं की जलवायु कैसी है, तो इसके माध्यम से ही क्या होता है, किसी भी जगह की मृदा को तय किया जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपना मतलब इसको स्पेस के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैप को, ताकि मैं बीच में सेंटर पे आके पढ़ा सकूँ आपको, वरना स्पेस कम हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग अब तुरंत से क्या करना लग जाइए, जलोढ़ मृदा के बारे में आपको यहाँ से लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जलोढ़ मृदा। ठीक है, सबसे पहले जलोढ़ मत लिखिए, पर्वतीय लिख लीजिए, क्योंकि हम पर्वतीय से शुरू करते हैं। ठीक है, पर्वतीय कहाँ पाई जाती है ये आपको पता चल गया। इसमें एक याद रखना, पोटास की कमी होती है, पोटास कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है इसमें फास्फोरस और चूना की भी क्या होता है इसमें कम होता है, यानी इन तीनों की मात्रा इसमें कम होती है, लिख दो। और दूसरा इसका जो है उर्वरता अच्छी होती है, उर्वरता अच्छी फर्टिलाइजर होती है, मतलब अच्छी फर्टिलाइट होती है। अच्छा मतलब इसमें क्या होता है, उत्पादन हो सकता है। उर्वरता क्या होती है, बेटर कंडीशन में होती है। और साथ ही साथ चाय व कॉफ़ी की खेती के लिए बेहतर होती है, चाय व कॉफ़ी के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, के लिए बेहतर मृदा है, ये याद रखना आप लोग, पहली चीज़ है। दूसरा आता है आपका जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा ध्यान रखना ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी सर्वाधिक एरिया में भारत में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अगर कोई मिट्टी विस्तृत है तो जलोढ़ है, सर्वाधिक विस्तृत अगर आपसे मृदा पूछता है, यानी सबसे ज़्यादा फैलाव किसका है तो जलोढ़ मृदा का। दूसरा लगभग इसका जो फैलाव है टोटल मिट्टी का 40% तक, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जबकि कई किताबों में 25 से 26% लिखा है। आपको ये नहीं देखना है, ये समझ लीजिए कि सर्वाधिक भाग में इसको क्या है जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक मृदा, और इसमें लिखो सर्वाधिक उर्वरक, सर्वाधिक क्या है उर्वरता है इसमें, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी फसल इसी में होती है। भारत में किस मृदा में, जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक क्या होती है उर्वरता पाई जाती है। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रहती है कि सर्वाधिक इसमें क्या है मतलब उर्वरता है। अब देखिए यहाँ से इसका क्वेश्चन जो आ सकता है, एक चीज़ याद रखना, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है ये आपको सबको पता चल गया। ठीक है, अब इसकी को मिट्टी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है काप मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक है, अन्य नाम लिख लीजिए, काप मिट्टी या कछारी मिट्टी, या इसी को क्या बोला जाता है कछारी मिट्टी। एक क्वेश्चन ये याद रखना, कौन सी मृदा काप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से जानी जाती है, तो आप लोग बता देना उसको। जलोढ़ मृदा को काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है के अलावा इसमें खनिजों की बहुत ज़्यादा विविधता होती है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, खनिज विविधता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि ये जो नदी, ये जो मृदा है खनिज विविधता अधिक लिख दो, यानी हाई रहती है। ठीक है, ये जो मृदा है क्योंकि ये बनती कैसे है, ये नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा के लाए जाते हैं, यानी जो नदियां हिमालयी इलाकों से आती हैं मैदानी भागों की ओर प्रवेश करती है, तो वो अपने साथ बहा के लाएंगे अवसाद वगैरह, वो जमा हो जाती है। अब अलग अलग नदियां बहा के लाई, अलग अलग इलाकों से बहा के लाई, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा इसमें खनिजों की विविधता बहुत ज़्यादा अधिक होगी, यानी खनिज विविधता इसमें ज़्यादा है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। जबकि पोटास की मात्रा भी अच्छी है, चूने की भी अच्छी है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस और नाइट्रोजन इसमें क्या होता है कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो पोटास प्लस चूना, ये तो अच्छी खासी मात्रा इसमें पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें क्या रहती है कमी रहती है। ठीक है, फास्फोरस की कमी लिखो, फास्फोरस ह्यूमस व नाइट्रोजन की क्या होती है इसमें कमी रहती है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे।
नाइट्रोजन की कमी। इतना नहीं भी रखोगे तो आप ये याद रखना कि इसकी उर्वरता सर्वाधिक होती है, बहुत ज़्यादा उर्वरी मिट्टी अपने आप में होती है। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं बांगर। ये क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा के ही एक पार्ट हैं, तो ध्यान रखना खादर व बांगर क्या होते हैं। खादर बोला जाता है नवीन जलोढ़ मृदा को, यानी जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर बोलते हैं, जबकि बांगर बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा को। इसको लिख दो न्यू जलोढ़, ठीक है, न्यू है मतलब ये नई है, नई जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है, नई जलोढ़ मृदा। जबकि एक इसको क्या बोलता है? ये पुरानी जलोढ़ मृदा का नाम क्या है? खादर है, ठीक है, बांगर है, ठीक है। ये तो खादर और बांगर दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये किसका बात थी? जलोढ़ की। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आता है काली मृदा। काली मृदा का एक अन्य नाम है जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड वाला लिख लो, काली मृदा। लोकेशन आपको पता चल गई है। अब देखो कौन सी मृदा अगर आपसे पूछता है कि रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, तो काली मृदा। रेगुर मृदा के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? काली मृदा को कहा जाता है, ठीक है। इसी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। काली कपासी मृदा, इसी को क्या बोला जाता है? काली कपासी मृदा भी बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। काली मृदा की एक खास विशेषता बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है? जो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब एक प्रकार से ये मान के चलो जो नमी होती है, ये नमी को बहुत स्लोली अपने आप में ऑब्जर्व करती है और उस नमी को बहुत स्लोली क्या करती है? अपने आप से रिलीज भी करती है। यानी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये अपने आप में नमी को बहुत लंबे समय तक धारण कर सकती है, जिस वजह से शुष्क ऋतु में भी, यानी जब बरसात नहीं होती है उसमें भी इसमें नमी रहती है, तो अच्छी खासी फसल यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना एक वाला पॉइंट, नमी का धीरे धीरे ऑब्जर्व यानी अवशोषण करती है, वो धीरे धीरे क्षय करती है, यही मृदा है, ठीक है। तो लिखो नमी का धीरे धीरे अवशोषण, ऑब्जर्व, ठीक है, धीरे धीरे अवशोषण व क्षय। अब अवशोषण व क्षय धीरे धीरे होगा तो इसका क्या फायदा होगा? ये याद रखना, इसका ये फायदा होगा कि इसमें नमी लंबे समय तक रहती है, यानी नमी लंबे समय तक। अब नमी लंबे समय तक रहेगी तो इसका क्या फायदा होगा? तो शुष्क ऋतु में भी अच्छी फसल हो सकती है, ठीक है, यानी जब बरसात नहीं होती है, शुष्क ऋतु में भी अच्छी क्या हो सकती है? इसमें फसल हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। शुष्क ऋतु में भी इसमें अच्छी फसल हो सकती है। दूसरा एक इसकी और विशेषता आपको बता देता हूँ, ये मिट्टी ऐसी होती है जो गीली होने पर फूल जाती है, ठीक है। और जैसे ही गीली होने पर फूलेगी तो ये अपने आप में चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। गीली होने पर फूलने वाली मृदा और चिपचिपी होने वाली मृदा काली मृदा है। और साथ ही याद रखना, जैसे ही सूखेगी यानी गीलापन इसका निकल जाएगा तो सिकुड़ने लग जाएगी, और सिकुड़ने लग जाएगी तो आपको लगेगा कि जैसे सिकुड़ चुकी है, इसमें आपको दरारें दिखने लगेंगी। दरारें दिखेंगी तो आपको लगेगा कि इसमें किसी ने अभी अभी हाल फिलहाल में हल जोत रखा है। कहीं गौर करना आप लोग, अब यहाँ तो उतना नहीं मिलती है, लेकिन जो महाराष्ट्र वगैरह के इलाके हैं वहाँ ये मिट्टी आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है आपको, गीली होने पर ये मृदा फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तो ये मृदा की विशेषताएं हैं। गीली होने पर क्या होगा? एक तो फूल जाएगी, वह चिपचिपी हो जाएगी। साथ ही जैसे ये सूख गई, सूखने पर सिकुड़ जाती है मृदा, सिकुड़ेगी तो इसमें आपको दरारें दिखेंगी। क्या दिखेंगी? बड़ी बड़ी दरारें दिखने लग जाएंगी इसी मृदा में, ठीक है। ये आप याद रखना। इसमें क्या क्या पाया जाता है ये ध्यान रखना है। इसमें चूना, लौह और मैग्नीशियम और एल्यूमिना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि चूना मतलब लौह और मैग्नीशियम के कारण ही इसका बेसिकली रंग जो होता है वो क्या होता है? काला होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो, चूना, लोहा, लौह मतलब, ठीक, और मैग्नीशियम, Mg लिख दिया मैंने, ठीक है। चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना इसमें क्या होता है? अच्छा खासा पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है, लिख दो। और चूना, लौह और मैग्नीशियम के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। लौह और मैग्नीशियम के कारण रंग काला लिख दो, लौह व मैग्नीशियम के कारण ही इसका रंग क्या होता है? काला पाया जाता है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब ये नहीं कि मिलते ही नहीं हैं, लेकिन कम मिलते हैं, ठीक है। और मृदा के जैसे दूसरी मृदा के कंपेयर में इसमें कम मिलते हैं। तो यार इसमें एक पॉइंट है, आप लोग काली मृदा में और लिख दो कि इसमें नीचे से इसी में लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व कम, नाइट्रोजन, फास्फोरस व
जैव तत्व कम पाए जाते हैं इसमें। अब कम का ये मतलब है कि नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही नहीं पाया जाएगा लेकिन उतना नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका काली मृदा के बारे में। अब आता है आपका लाल मृदा। अब आपको लोकेशन तो पता है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक क्वेश्चन बाई चांस अगर आपका आ गया कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, अगर आपसे पेपर में पूछ दे तो तुरंत बता देना उसको अच्छे बच्चों की तरह, लौह ऑक्साइड के कारण। और बेसिकली लौह ऑक्साइड का जो नाम है फेरिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, तो इसको लिख लो लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड, जिसको ब्रैकेट में लिख दो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की इसमें अच्छी खासी क्या होती है, मात्रा होती है, इसको ध्यान रखना। अब लाल मृदा पाई कहाँ जाती है ये आपको सब पता है। तो देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी भाग में मैंने आपको सारा दिखा रखा है ये कहाँ पाई जाती है। इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें रवेदार यानी क्रिस्टल चट्टानें पाई जाती है। ध्यान रखना इसमें रवेदार चट्टान का मतलब क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं बड़े बड़े कण आपको दिखेंगे, यानी रवेदार टाइप के कणों के फॉर्म पे दिखेगा, यानी क्रिस्टल फॉर्म पे दिखेगा। रवेदार चट्टानों के कारण इसका मतलब इसमें पाई जाती हैं। और बेसिकली जो रवेदार आग्नेय चट्टान है उनका नाम ग्रेनाइट और नीस है। और ये याद रखना इसमें जैसे ये पानी पड़ेगा जलयोजित होंगी, ये कलर पीली हो जाती है, इसका कलर पीला हो जाता है। तो इसमें लिख देना एक रवेदार चट्टान, जिसको इंग्लिश में लिखना है क्रिस्टल लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। यानी इसमें एक पॉइंट लिखना है आपको, रवेदार आग्नेय चट्टानों के में पाए जाते हैं इसमें, रवेदार आग्नेय चट्टानें। ब्रैकेट में कौन कौन सी लिखोगे आप, ग्रेनाइट प्लस नीस भी लिख दो, ठीक है। इस टाइप के नीस होता तो ऐसे मतलब वो है क्या कहते हैं, अवसादी के अलावा एक और नाम आता है आपका कायांतरित या रूपांतरित। तो रवेदार आग्नेय चट्टानें इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ये याद रखना। और इसका एक खास विशेषता है, जैसे ही ये जलयोजित होंगी, यानी जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में पीला, यानी लिखो जलयोजित होने पर पीला, जित होने पर पीला क्या हो जाता है, जलयोजित होने पर पीला हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये लाल मिट्टी के बारे में आपको इतना ज़्यादा देखना नहीं है। ये हो गया लाल मृदा, ठीक है। लाल मृदा के बाद अगला जो आता है वो लिखे लेटेराइट मृदा आता है आपका, वो आता है लेटेराइट मृदा, ठीक है। यानी आपको लेटेराइट के बारे में पढ़ना है, बाकी मृदा के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत है आपका। कहाँ पाई जाती है, क्या इसमें फेमस होती है, ये चीज़ देखना है। याद रखना ये जो शब्द है लेटर शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है ईट, यानी लेटराइट जो शब्द है लेटर शब्द से बना है, ठीक है, शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है, ईट अर्थ होता है इसका, ठीक। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये कहाँ ये लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, यानी उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले भागों में, ठीक है। वहीं ये क्या हो जाएगी, ये लेटराइट मृदा पाई जाएगी। अब ये नहीं कि आप लोग उत्तर गंगा के मैदानों में लेटराइट मिट्टी खोजो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, लेटराइट मिट्टी का मैंने केरला के इलाके में, तमिलनाडु कुछ इलाका, कुछ कर्नाटका का इलाका में दिखाया, क्योंकि वो क्या है भूमध्य रेखा के नज़दीक है, यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में होते हैं। वहाँ क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, खासकर केरला वगैरह में मानसूनी वर्षा के कारण, ठीक है। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहीं ये पाई जाएगी। और इसका निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मृदा का निर्माण तीव्र निक्षालन के कारण होता है, वह है लेटेराइट मृदा का, ठीक है। देखो अभी समझाता हूं क्या होता है तीव्र निक्षालन। तीव्र निक्षालन एक प्रकार का फिल्ट्रेशन के कारण, ठीक है, विकसित, ये कौन सी होती है, लेटेराइट मृदा ही होती है। अब बताता हूं तीव्र निक्षालन क्या होता है। देखिए जैसे सपोज ये मृदा है, ये मिट्टी है, ठीक है आपकी। अब मैंने क्या कहा, ये कहाँ विकसित होगी, उच्च तापमान, यानी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उच्च वर्षा होगी। अगर इस मृदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है तो इसमें क्या होता है, जो इसके कण होते हैं बहुत ज़्यादा, वो इसके साथ बह जाते हैं, किसके साथ, पानी के साथ बह जाते हैं। बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ जो होते हैं इस मिट्टी में, वो किसके साथ बह जाएंगे, यानी अपने आप में घुल के बह जाएंगे। एक प्रकार का घुलना मान लीजिए, जैसे चूना है या सिलिका है, वो क्या होते हैं, पानी के साथ घुल के बह जाती हैं। तो वो तो बह गई, अब बचे क्या, इसके मोटे मोटे कण जो बह नहीं सकते हैं, जो उसी में रहेंगे, यानी लोहे के ऑक्साइड मान के चलिए या एल्यूमिना मान के चलिए,
चलिए वो सब चीज़ें इसमें रह जाती हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। यानी निक्षालन का अगर आपको ब्रैकेट में लिखते हैं अर्थ समझने के लिए, उच्च वर्षा के कारण मृदा से अगर आपका चूना व सिलिका जैसे पदार्थ, इसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ठीक है, लेटराइट के परिप्रेक्ष्य में निक्षालन बता रहा हूं, निक्षालन की जनरल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। तो निक्षालन के परिप्रेक्ष्य, निक्षालन मतलब लेटराइट के परिप्रेक्ष्य में लिख लीजिए, उच्च वर्षा के कारण यदि मृदा से चूना व सिलिका जैसे यौगिक बह जाएं और उसमें बचेगा लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के पदार्थ उसमें अगर बच जाएं, तो उसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको लेटराइट, यानी मृदा के साथ मतलब बारिश के साथ वो बह जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके कारण ये विकसित होती है तीव्र निक्षालन के कारण। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इसमें तापमान पाए जाते हैं इन इलाकों में, तो कुछ जीवाणु क्या करते हैं, इसमें ह्यूमस को भी खत्म कर देते हैं। ह्यूमस को खत्म करने के कारण इसमें कुछ ही चीज बचती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली, यानी मतलब लेटराइट मृदा में जो जैव पदार्थ और फॉस्फेट और कैल्शियम वाली चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। अब देखो लेटराइट मृदा का सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा, निक्षालन के कारण चूना बह गया, सिलिका बह गया, तो इन दोनों की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना इनकी मात्रा कम हो जाएगी, डाउन कर दिया। जबकि मैंने क्या कहा, लौ ऑक्साइड बच जाएंगे, लौ ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, रहेंगे इसमें, साथ ही साथ इसमें एल्यूमिना की मात्रा यानी एल्यूमिनियम जिसको आप लोग कहते हैं वो भी बच जाएगा, तो एल्यूमिनियम रहेगा इसमें, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ध्यान रखना। और मैंने क्या कहा, उच्च तापमान के कारण कुछ जीवाणु इसकी ह्यूमस को भी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके कारण इसमें जैव पदार्थ फास्फेट और कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसमें लिखो जैव पदार्थ फास्फेट व कैल्शियम भी क्या होती है, कम हो जाता है, ठीक है, याद रखना इसको, जैव पदार्थ फास्फेट और कैल्शियम की मात्रा भी इसमें क्या होती है, कम हो जाती है। यही वो मृदा है जिसमें काजू की खेती की जाती है, काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। काजू की खेती अगर किस मृदा में होती है अगर आपसे पूछते हैं तो सिंपल सी बात बता देना, लेटराइट मृदा में ही काजू की खेती होती है, ठीक है। ये था आपका लेटराइट मृदा के बारे में। अब देखिए दो फैक्ट आपको बता रहा हूँ आजकल, अब वो तो आपके सिलेबस में दिया मतलब जो भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मिट्टी में जब लवणता पाई जाती है तो हानिकारक होती है, क्योंकि वो उतनी उर्वर नहीं रहती है। आजकल बहुत ज़्यादा लवणता मिट्टी में पाई जा रही है, और वो क्यों हो रहा है, एक तो अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण उसमें लवणता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जैसे आप लोग देखो नलकूप वगैरह का यूज करते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकालते फिर खेती डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अधिक सिंचाई के कारण लवणता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मिट्टी से लवणता कम करने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है, उसका नाम है जिप्सम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए, मृदा की लवणता व क्षारीयता कम किसके माध्यम से की जाती है, लवणता व क्षारीयता, एसिड बेस और एक दूसरा तीसरा नाम होता था, ठीक है, ये लवण बदला। तो इसकी क्षारीयता कम किसके माध्यम से, जिप्सम से। अगर आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि मृदा की लवणता व क्षारीयता किसके माध्यम से कम की जाती है, तो सिंपल सी बात है, जिप्सम के माध्यम से कम की जाती है। एक याद रखना, एक याद रखो कि पीट मृदा कहाँ पाई जाती है, मतलब पीट मृदा क्या होती है। पीट मृदा का मतलब है सीधे सीधे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी और उच्च वहाँ पे ह्यूमिडिटी आर्द्रता होगी, उन क्षेत्रों में जो होती है गाढ़े व काले रंग की एक मृदा पाई जाती है, जिसको पीट मृदा कहते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पाई जाती है, दलदली इलाकों में एक प्रकार से मान के चलिए, ठीक है, जलाकरान क्षेत्र में, उच्च वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले भाग में क्या पाई जाएगी, आपकी पीट मृदा पाई जाएगी। और जो पीट मृदा है ये क्या होती है, गाढ़े व काले रंग की होती है, ठीक है, गाढ़े व काले रंग की, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक जिसको बोलते हैं मृदा, यानी आप लोगों को मैंने मृदा वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। मृदा आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करना, आप लोगों को इसको ढंग से देखना है, इसको एक बार रिवाइज करना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मैप में जाइए, मैप में देखिए, उसको ट्रेस कीजिए, लोकेशन को ट्रेस करना और कुछ नहीं करना, कहाँ पाई जाती है, कौन से पदार्थ होते हैं और किस प्रकार की इसकी विशेषताएं, यही देखना है। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।